तो भाई जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि पुष्पामित्र शुंग ने कैसे बृहदता को मार दिया और मौर्यन एम्पायर हो गया खत्म और शुरू हो गया एम्पायर नंबर 2 शुंगा एम्पायर। तो 185 BC में जब शुंगा एम्पायर शुरू हुआ तो उसके बाद पुष्पामित्र मर गया और उसके बाद आया अग्निमित्रा और अग्निमित्रा के बाद आया देवभूति जो कि एक हॉर्नी मदरफकर था क्योंकि इस बंदे ने लिटरली अपना किंगडम बर्बाद कर दिया। इस बंदे ने अपनी हॉर्नीनेस के चलते कानवास को अपना डायनेस्टी दे दिया। लाइक दिया नहीं था इसको, इसका असैसिन हो गया था, बट बॉटम लाइन कुछ ऐसी सी है। उसके बाद आता है द थर्ड एम्पायर जो कि था कुशान एम्पायर। तो कुशान एम्पायर में इन लोगों ने चाइना, पर्शिया और रोमन एम्पायर के साथ सिल्क रोड में बहुत अच्छे रिलेशंस बना लिए ट्रेड वाले। इनका सबसे फेमस रूलर था कनिष्का, जिसने वही किया जो उस टाइम पे सारे रूलर कर रहे होते थे। भाई तेरे को एक स्कीम बताऊं? क्या भाई? भाई मैं तेरे को एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जिससे तू मतलब स्ट्रेस फ्री हो जाएगा और मतलब लिटरली तू 7th हेवन में पहुंच जाएगा। क्या भाई LSD करवाएगा क्या? नहीं, मैं तेरे से करवाऊंगा बुद्धिज्म। तो इसने बहुत ज़्यादा बुद्धिज्म का प्रचार किया, इसने काफ़ी ज़्यादा दूर तक किया, लाइक चाइना वाइना तक इसने बुद्धिज्म को फैलाया। और उसके बाद इसने काफ़ी कॉइन वगैरह बनाए इस तरह के, और इसके एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी थी और पॉलिटिकल यूनिटी थी। और उसके बाद 5 डायनेस्टीज को स्किप करते हैं और उसके बाद आता है द चोला एम्पायर। इन लोगों ने काफ़ी इंडियन हेरिटेज साइट्स बनाए और उसके बाद इन्होंने पैसिफिक वाले एरिया में इनकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी होती थी। इन लोगों ने अपना जो कल्चर है उसको काफ़ी दूर तक एक्सपैंड किया, जैसे कि तुम जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह में जो तुम्हें दिखते हैं ना ये हिंदू मंदिर वगैरह, वो इन्हीं लोगों के एम्पायर में बने थे। और ये सबसे लॉन्ग लास्टिंग एम्पायर था, ये कुछ 1500 ईयर्स तक था। लेकिन तुम्हें NCERT नहीं बताएगा क्योंकि NCERT की इन लोगों से जलती है, क्योंकि NCERT जहाँ तक मैंने देखा कि किसी मुस्लिम बंदे ने लिखी है तो यार बनता तो है, चलो व्हाटएवर। एनीवे, तो इनके बाद आता है वो एम्पायर जिसने इंडिया को सोने की चिड़िया बनाया, जिसने लोगों को इंडिया के अंदर इनवाइट किया, अपने कल्चर से लोगों को वाकिफ करवाया, वो था द गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे साइंटिफिक और एजुकेशनल रेवोल्यूशन हो गया और कालिदास, आर्यभट्ट, वहमीरा और वत्स्याना जैसे लोग इसी टाइम पे होते थे। और इन लोगों ने खुली छूट दे रखी थी कि जिसने भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के तुम करो और हम तुम्हें फंडिंग देंगे। और संस्कृत, मैथ्स और साइंस में काफ़ी ज़्यादा एक्सेल करते थे ये लोग। और नालंदा यूनिवर्सिटी भी इसी टाइम पे बनाई गई थी जिसे मतलब 9000 तरह की मैन्युस्क्रिप्ट थी, जिसमें काफ़ी सारी सीक्रेट्स थी, वेदास, आयुर्वेद वगैरह सब कुछ इसी टाइम पे हुआ था। लाइक कहा जाता है कि अगर इस टाइम के बाद जो ये मुगल एम्पायर वाला जो कांड नहीं हुआ था, ये ना होता तो आज हम 300-400 ईयर्स आगे होते, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाली चीज़ें थी जिससे हम काफ़ी अच्छी रिसर्च कर सकते थे उस टाइम पे। लेकिन थैंक्स टू एक बंदा जिसके बारे में तुम्हें आगे बताऊंगा, जिसने सारा कुछ ख़राब कर दिया। तो गुप्ता एम्पायर में था चंद्रगुप्ता और उसके बाद आया था समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता को कहते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्योंकि उसका जो पूरा जीवन था वो एक मिलिट्री कैंपेन था। इस बंदे ने मतलब शुरू से लेके अंत तक सिर्फ लफड़े किए, भाई तेरे को मार दूंगा डिशुम डिशुम ढां ढूं डुम डुम डुम, यही करता रहता था ये। और इसने इंडियन कल्चर को काफ़ी दूर तक एक्सपैंड किया और काफ़ी मंदिर वगैरह बनाए और काफ़ी दूर तक अपनी किंगडम की बाउंड्रीज को एक्सपैंड किया। लेकिन इसके बाद के जितने भी राजा थे वो पीपी पुपू निकले और हुन डायनेस्टी डिफीट हो गया और उसके बाद खत्म हो गया गुप्ता एम्पायर। और उसके बाद 13 डायनेस्टीज के बाद आता है 5th एम्पायर जो कि था द ईस्टर्न गंगा एम्पायर, जिसका किंग था इंद्रवर्मा वन। और इसी टाइम पे वेस्टर्न साइड पे थे राजपूत, दिल्ली और राजस्थान वाले एरिया में। और इन लोगों ने, ये जो राजपूत है, इन लोगों ने हमें कम से कम 20-30 हज़ार सालों तक ये जो इन्वेडर्स आते रहते थे तुर्क वाली जगह से और ईरान वाले एरिया से जो आते रहते थे ये मुस्लिम लोग हमें इन्वेड करने के लिए, इनसे हमें कम से कम 10,000 साल से ज़्यादा टाइम तक डिफेंड किया है। और हिस्ट्री ने इन्हें ऐसे पोर्ट्रे किया जैसे कि ये तो भाई लूजर्स है। भाई मतलब कमाल होती है भाई, कुछ तो लिहाज किया करो अपनी हिस्ट्री का, तुम यहीं पे रहते हो, थोड़ी तो शर्म खाओ। तो इनमें से जो सबसे फेमस है वो है पृथ्वीराज चौहान।
तो इसकी लड़ाई होती है मोहम्मद घोरी के साथ जो तराइन में हुई थी, और उसमें पृथ्वीराज जीत जाता है और मोहम्मद घोरी की बेइज्जती करके उसे वापस भेज देता है। लेकिन उसके बाद जो हमारा ये वीर बंदा था, ये बंदे भी सिंपिंग के चक्कर में आ जाता है, और उसके बाद राजा जय सिंह की बेटी के साथ दिल लगा के बैठ जाता है। और उसके बाद राजा जय सिंह की इससे बहुत जलती, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ज़्यादा पॉपुलर था उससे, और पृथ्वीराज चौहान को लोग ज़्यादा मानते थे उससे, तो इसकी बहुत जलती थी और ये नहीं चाहता था कि इसकी बेटी उसके साथ ब्याह करे। तो इसने एक स्वयंवर किया और पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं किया। तो पृथ्वीराज चौहान ऑफेंड हो गया और उसने स्वयंवर के बीच में से जो रानी थी उसको उठा लिया और उसके साथ शादी कर ली, क्योंकि प्यार तो दोनों एक दूसरे से करते थे। तो इससे राजा जयचंद की बहुत जली और उसने फिर बात करी मोहम्मद गौरी के साथ, इनकी कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसी हुई, भाई मेरी बेटी ले गया। भाई तेरी तो बेटी लेके गया है, मेरी तो इज्जत ले गया। देख तू भी उससे हेट करता है और मैं भी उससे हेट करता हूँ, तो समझ रहा है ना क्या करना चाहिए। तो उसके बाद पृथ्वीराज चौहान हो गया सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में डिफीट, और उसके बाद जयचंद और मोहम्मद घोरी की हुई कुछ ऐसी कन्वर्सेशन। देखा मैंने कैसे पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया। थैंक्स टू यू जयचंद भाई, थैंक यू यार। लेकिन अब ना तो एक काम कर, तू वापस चले जा। तू वापस जाएगा ना? ऐसे क्या देख रहा है? तो मोहम्मद गौरी के आने के बाद शुरू होता है दिल्ली सल्तनत, और ऐसा नहीं था कि ये लोग यहाँ पे बहुत आराम से रह रहे थे, ये मुस्लिम लोग। तो इन लोगों से वेस्टर्न गंगास के जौन से रूलर थे उन लोगों ने इसके साथ काफ़ी लफड़े किए, और इसी टाइम पे एक एम्पायर होता था होयसाला एम्पायर, जो कि साउथ में था। हाँ, होयसाला एम्पायर। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जो गंगा एम्पायर था वो होयसाला एम्पायर, और द पाला जो कि बिहार और बंगाल के बीच में एक एम्पायर था। इन तीनों ने सोचा कि चल भाई हम तीनों एक काम करते हैं, तेरा दुश्मन और मेरा दुश्मन सेम है, हम दोनों को ये इन्वेडर्स गुस्सा आ रहा है इन लोगों से, चल आ जाओ मिलके कुटते हैं सालों को। तो उसके बाद ये तीनों हो गए डिफीट और इंडिया का शुरू हो गया डार्क एज। और अनफॉर्चुनेटली 7th और 8th एम्पायर यही है, खिलजी और मुगल एम्पायर। फिर जैसा कि तुम्हें एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ाया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी डेवलपमेंट के लिए हाँ डेवलपमेंट के लिए सोमनाथ के मंदिर पर अटैक करके 20 मिलियन दिनार चुराए, 6 बड़े और 50 स्मॉल टेम्पल जलाए, सोमनाथ के गांव तबाह, और नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़े 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स को जला दिया, जिनमें काफी सारी सीक्रेट्स होती। अगर कहा जाता है कि अगर हम यही जो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि अगर यही मैन्युस्क्रिप्ट्स अभी हमारे पास होते हैं तो इसमें काफी सारी साइंटिफिक रिसर्च और पता नहीं कितनी सारी मेडिसिन थी, लेकिन ये जनाब ने जो कि अनपढ़ थे इन्होंने सब कुछ जला दिया। कहा जाता है कि ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी पे जो अटैक हुआ था, इसके बाद जो इसने किताबें जलाई वो कुछ 3 महीने तक जलती रही थी। इतनी सारी किताबें, ये पे अंदर लोड़े ने इतनी सारी किताबें जला दी, और उसके बाद आज हम इस कगार पे इसी की वजह से है। थैंक यू बोलो सारे इसको, और इसको हम लिटरली एनसीईआरटी में प्रेज करते हैं, लाइक वाओ यार, थैंक यू यार, कितना बढ़िया पढ़ाते हो तुम। ये यहाँ पे था 1290 से लेके 1360 सी तक, और उसके बाद ये mस्ती करते करते मर गया। उसके बाद जो बाकी के खिलजी एम्परर आए वो पीपी पूपू निकले, और उसके बाद एक बैटल होता है पानीपत में, लोधी वर्सेस बाबर, और जिसमें बाबर जीत जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं मुगल, जिन्होंने हमारे देश को पूरा चूस लिया, पूरा का पूरा चूस के खोर के खा लिया। तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि बाबर आया, बाबर की बदमाशी आया, हमारे ऊपर अकबर आया, अकबर बाद जहांगीर आया, शाहजहां के बाद आलमगीर आया, आलमगीर के बाद औरंगजेब आया, फिर 18 और थे इसके बच्चे। इतना सेक्स करते थे, शर्म नहीं आती तुम्हें? और इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट काम किए, जैसे कि हिंदू लोगों को फोर्स करके मुस्लिम बनाना, लोगों से जबरदस्ती का टैक्स भरवाना, एक जिजिया सिस्टम, और उसके बाद किसानों से उन्हीं के जमीन का टैक्स लेना, एक जमींदारी सिस्टम। इन लोगों ने पूरा का पूरा हिंदुस्तान ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया था। लेकिन अकबर के टाइम पे एक ऐसा बंदा था जिसने अकबर की इतनी गंदी वाली बूंद पाड़ी कि वो कभी अपने घर से बाहर निकला ही नहीं, और वो था महाराणा प्रताप। उनके बारे में तुम्हें एक अलग वीडियो में बताऊंगा। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं औरंगजेब के टाइम पे। तो इस टाइम पे ऑलमोस्ट पूरा भारत हो चुका था कब्जा और मुगलिया, लेकिन
एक बंदा था जिसका जन्म हुआ, उस बंदे ने इंडिया का नक्शा ऐसे से ऐसा कर दिया और उनका नाम था वीर छत्रपति शिवाजी महाराज।